तो देखिए, एक ड्रॉपर स्टूडेंट जो होता है, क्या होता है ऐसा कि उसे बार बार ड्रॉप लेना पड़ता है। एक बार इस चीज का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि क्यों एक ड्रॉपर जो है बार बार ड्रॉप लेता रहता है, जबकि कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो एग्जाम को 12th के साथ में क्रैक कर लेता है। तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उसके पास में दो चीजें एक्सेस में होती है, और ऐसा कहते हैं कि जिंदगी में जो भी एक्सेस में मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अब एक्सेस में क्या क्या होता है? एक तो उसके पास में टाइम होता है। नॉर्मली एक स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट होता है उसके पास में उतना टाइम नहीं होता नीट और जेई को लेकर या किसी भी एग्जाम के लिए, जितना कि एक ड्रॉपर के पास होता है। दूसरा, उसके पास में प्रीवियस नॉलेज होता है। एक तो टाइम होता है और दूसरा होता है प्रीवियस नॉलेज। दोनों का भंडार एक ड्रॉपर के पास होता है। लेकिन अब होता क्या है कि मैंने अक्सर ऐसा देखा है, एक ड्रॉपर स्टूडेंट जब ड्रॉप लेना स्टार्ट करता है तो उसको यह लगता है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा टाइम है ना। उसको लगता है कि आई हैव टू मच टाइम, मेरे पास में बहुत ज्यादा टाइम है, और इसलिए वो हर चैप्टर को एक्सेस में, मतलब जितना टाइम किस चैप्टर को नहीं देना चाहिए उससे ज्यादा देता है। हाँ, मतलब एक चैप्टर में थ्योरी पढ़ रहा है पहले 10-12 दिन, फिर उसके 700-800 क्वेश्चन लगा रहा है ना। तो सोचता है उसके पास में बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। तो वो अननेसेसरी चीजें करने लग जाता है ना। वो क्या करता है, वो अननेसेसरी चीजें करता है। इन्वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी स्टफ। जो अननेसेसरी स्टफ है उसमें वो खुद का टाइम इन्वेस्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और आखिर के 3 महीने बचते हैं या आखिर के 2 महीने बचते हैं, तब वो ये सोचता है कि अब मेरे पास में टाइम नहीं है ना। तो नाउ आई डोंट हैव टाइम। मतलब अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं सेलेक्ट हो सकूं। तो क्या करता है, वो पढ़ना छोड़ देता है। पढ़ना छोड़ देता है, या आप कह सकते हैं कि मेहनत करना बंद कर देता है। तो मेरे हिसाब से एक ड्रॉपर जो है, मतलब उसके पास टाइम है, लेकिन उसने क्या किया, पहले तो उसने एक आधे चैप्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया इतना ज्यादा कि जिसका कुछ सेंस नहीं था। आना उन चैप्टर में से एक आधा क्वेश्चन ही है, बट उसने टाइम इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसने क्या किया कि जब आखिर का टाइम कम बचा, लेट्स सी लास्ट 3 मंथ्स, तो उसने मान लिया कि अब तो टाइम बचा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात तो किसी भी चैप्टर में ये नहीं सोचना कि मुझे इसके 500 क्वेश्चन करने हैं, इसमें पीएचडी करनी है। आपको हर चैप्टर को बराबर टाइम देते हुए आगे प्रोसीड करना है। और जब लास्ट का टाइम चल रहा है तो ये मान के चलना है कि 99% सिलेक्शंस इसी टाइम में डिसाइड होते हैं।
जो बच्चा मान लेता है कि आखिर के 3 महीनों में ही सिलेक्शन होता है, वो लास्ट के 3 महीनों में सिलेक्ट हो जाता है। 99% सिलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। इस मोमेंट पर ये डिफाइन होता है कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो इस टाइम पर अपनी पढ़ाई किसी भी कीमत पर ना छोड़ें। फर्स्ट ईयर ड्रॉपर जब सेकंड ड्रॉप लेता है, या सेकंड ईयर ड्रॉपर जब थर्ड ड्रॉप लेता है, या थर्ड ईयर ड्रॉपर जब फोर्थ ड्रॉप लेता है, नीट एग्जाम में तो कॉमन है, जेईई में इतना कॉमन नहीं है, तो आप देखिएगा वो जब एक के बाद दूसरा ड्रॉप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ड्रॉप लेता है, तो उस ड्रॉप के पीछे एक फाउंडेशन होता है। और वो फाउंडेशन ये होता है कि उसने हर बार शुरू में टाइम में को इस तरीके से खराब किया कि मेरे पास में बहुत ज्यादा टाइम है, और लास्ट में उसने आखिर के 3 महीने बिल्कुल खराब कर दिए, कभी उन लास्ट के 3 महीनों की वैल्यू नहीं करी। हाँ, तो भी क्रूशियल टाइम है, हम समझें कि टाइम जो है वो एक्सेस में था, उसकी वैल्यू नहीं करी, कोई बात नहीं। एक और चीज हम लोग देखते हैं, दूसरी चीज हमारे पास में है प्रीवियस नॉलेज। हाँ, एक ड्रॉपर स्टूडेंट जब पढ़ना चालू करता है तो अब की बार ड्रॉप लेते वक्त कुछ नया कंटेंट लेकर आता है, कुछ नया मटेरियल लेके आता है, कुछ नई बुक्स मार्केट में रिसर्च सर्च करता है, और फिर वापस से उन्हीं बुक से खुद का फेवरेट चैप्टर खोलता है, उसे पढ़ता है, उसके 1000 क्वेश्चन सॉल्व करता है। मान लीजिए लास्ट ईयर उसने ड्रॉप किया था, उसके 500 नंबर थे या 550 नंबर थे, इसका मतलब कुछ तो नॉलेज थी उसमें, लेकिन जब इस बार ड्रॉप ले रहा है तो लास्ट ईयर की नॉलेज को उसने साइड में पटक दिया। इन रियल अगर देखा जाए तो जो आपकी नॉलेज है वो एक आइस ब्लॉक की तरह है। ये आइस ब्लॉक है, मतलब प्रीवियस नॉलेज को जो है मैं आइस ब्लॉक बोल रहा हूं। आपके पास में लास्ट ईयर जो नॉलेज थी वो लगातार पिघलती जाती है, और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जिस बच्चे का एक चैप्टर लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था, इस साल उसने उस चैप्टर को पढ़ा तक नहीं, मौका तक नहीं दिया, वो वीक हो गया। तो आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है ना वो एक आइस ब्लॉक है, दैट इज एन आइस ब्लॉक। मतलब आप इसको प्रीवियस नॉलेज बोल सकते हैं या प्रीवियस मार्क्स। थे ऐसे ज्यादा थे, जो भी था। अगर अब मुझे इस आइस ब्लॉक का साइज बढ़ाना है, हाँ, ये आइस ब्लॉक्स को मैंने अपने मार्क्स बोल दिए हैं, अगर मुझे इस आइस ब्लॉक का साइज बढ़ाना है तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो क्या, इसकी साइज मुझे क्या करनी है, इंक्रीज। मुझे 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो प्रिवेंशन ऑफ मेल्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ मेल्टिंग कि आइस ब्लॉक पिघले ना, और दूसरा सिंथेसिस ऑफ न्यू आइस, सिंथेसिस ऑफ मोर आइस। कैसे? ड्रॉपर स्टूडेंट क्या करता है, वो जब ड्रॉप ले रहा होता है तो उसका अपने ड्रॉप के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर अथाह कॉन्फिडेंस होता है कि अब तो सर लोग सब करवा देंगे, अब तो हम कोटा आ गए हैं, अब तो हम 2 लाख रुपए फीस दे दिए हैं, हाँ, अब तो हम हिंदुस्तान टॉप कर ही लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको समझना क्या पड़ेगा कि प्रिवेंशन ऑफ मेल्टिंग मतलब ये जो आपके पास नॉलेज है इसको पिघलने से बचाना है, हाँ, और सिंथेसिस ऑफ मोर आइस। अगर आप सिर्फ सिंथेसिस करते रहे और मेल्टिंग की स्पीड सिंथेसिस से ज्यादा हुई तो आप देखते हैं कि पिछली बार आपके 500 नंबर आए थे और अब की बार आप कहां आ गए, 450 पर।
तो प्रिवेंशन ऑफ मेल्टिंग बहुत जरूरी है नई आइस सिंथेसाइज करने के साथ में। और इसीलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि आप जो भी आपके पास में कंटेंट है, हाँ, जो भी आपके पास में कंटेंट है, जो आपने लास्ट ईयर सीखा है, जो आपके चैप्टर्स अच्छे हैं, उनको आप समराइज करें। और डेली बेसिस पर उस समरी कंटेंट को आप रिवाइज करें। एक ड्रॉपर बच्चा जो डेली बेसिस पर अपना पिछले साल का पहले पढ़ा हुआ सिलेबस रिवाइज नहीं कर रहा है, मतलब वो खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है। वो टाइम वेस्ट के सिवा और कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ जो आपका पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करना है। रिवाइज कब हो पाएगा? जब वो कंटेंट समरी फॉर्मेट में है, पूरा कंटेंट आपने अच्छे से समराइज किया हुआ है। दूसरा, सॉल्व पेपर्स। फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारा बैच था, सानिध्य बैच है ना, सानिध्य रैंकर्स बैच। तो सानिध्य रैंकर्स बैच में हमने क्या किया कि जिन बच्चों का भी लास्ट ईयर स्कोर 500 से ऊपर है ना, उनको हमने कहा कि भाई आप स्टार्टिंग से ही फुल सिलेबस पेपर का टेस्ट दो। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे कैसे करेंगे? तो उसमें कुछ यहाँ के ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी थे और फिर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भी थे। तो जब उन्होंने फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू किया, हाँ, तो स्टार्टिंग में उनका स्कोर कितना रहता था? वही 350 से 450। बोले सर हम तो पहले बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, फिर क्या हुआ? लेकिन जैसे जैसे उन्होंने फुल सिलेबस टेस्ट दिया, उनके ब्रेन में इस तरीके से वायरिंग होती चली गई, न्यूरल कनेक्शन बनते चले गए कि 3-4 महीने बाद वो फुल सिलेबस टेस्ट में सुपर कंफर्टेबल हैं और वो किसी भी समय, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, उसका एग्जाम देने को तैयार है। तो आप स्टार्टिंग से अगर फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर देते हैं या आप समरी नोट्स बना लेते हैं, इस कंटेंट को समराइज कर लेते हैं, तो आप यू इंटेक्ट द प्रीवियस नॉलेज, यू इंटेक्ट प्रीवियस नॉलेज। आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इंश्योर कर लेते हैं कि अब आपको ज्यादा ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, है ना, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखें। एक ड्रॉपर स्टूडेंट के पास में दोनों ही एक्सेस में होती है, और जिंदगी में जो चीज हमारे पास में ज्यादा होती है, हम शायद उसकी वैल्यू उतनी ही कम करते हैं।